हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर उस स्टूडेंट के लिए जो फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड है। अगर आप ऑलरेडी फोरेंसिक साइंस में एजुकेशन ले रहे हैं या फिर आप फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, स्कोप क्या है, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है और समझनी है। मान्यवर, इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट मिलेंगे। अभी जो आपने क्लिप देखी वो थी इंडियन पार्लियामेंट की। तो इंडियन पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 12 अगस्त 2023 को एक बिल के बारे में डिस्कशन किया। उस बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। अब ये बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बिल की वजह से फोरेंसिक साइंस के फील्ड में रेवोल्यूशन आने वाला है। अमित शाह जी ने ये बताया कि इंडिया में आज़ादी के बाद से जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। कन्विक्शन रेट का मतलब क्या होता है? लोगों को सज़ा मिलने का रेट। इंडिया में क्राइम्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनको सज़ाएं नहीं मिल रही हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमित शाह जी ने बताया कि वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस पे, और फॉरेंसिक साइंस प्रोफेशनल की हेल्प से वो इस गैप को फिल करेंगे कि लोगों को सज़ाएं मिले अगर उन्होंने क्राइम किए हैं। अब आपको ये पता ही होगा, जो हमारा इंडियन जस्टिस सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस को मानता है। मतलब अगर आपके पास एविडेंस है तो आपकी बात मानी जाएगी, पर अगर आपने क्राइम किया है और एविडेंस नहीं है तो ये प्रूव नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ के लिए ही फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं कि वो एविडेंसेस कलेक्ट करें। वो ये बताएं कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है तो वो प्रूव करे कि हाँ, इसकी यहाँ पे मौजूदगी थी, इसने ये क्राइम किया है और हमारे पास ये एविडेंसेस हैं। अगर एविडेंसेस होंगे तो कन्विक्शन रेट भी हाई होंगे। तो इसी वजह से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है फॉरेंसिक साइंस पे एक्सट्रीमली फोकस कर रही है, और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि फॉरेंसिक साइंस में रेवोल्यूशन आने वाला है। अमित शाह जी ने यह भी बताया कि 33,000 जॉब पोस्ट हर साल फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में आने वाली है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेप है ये फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में। तो अगर आप अभी चिंता कर रहे हैं कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब आप रिलैक्स हो जाइए। आपको करनी है मेहनत, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, एंड आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में करना क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये फॉरेंसिक साइंस है क्या। मतलब उन्होंने नाम तो सुना है लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली फॉरेंसिक साइंस है क्या। तो फॉरेंसिक साइंस वो साइंस है जो हम क्राइम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। साइंस की टेक्नोलॉजी, साइंस की थ्योरीज जब कभी भी हम क्राइम सॉल्व करने के लिए या जिसने क्राइम किया है उसे पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं तो वो कहलाती है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस वाले आते हैं, लॉ आती है, हमारे कोर्ट्स आते हैं और फॉरेंसिक साइंस आती है। ये सभी मिलके जिसने क्राइम किया है उसे पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसका जो क्राइम है वो प्रूव करते हैं और उसे सजा देते हैं। इसे हम कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अमित शाह जी ने हमें यह भी बताया कि आने वाले टाइम पे वो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो बिल्ड करने वाले हैं। इसी वजह से फॉरेंसिक साइंस का भी रिवॉल्यूशन पक्का है। में फॉरेंसिक साइंस 1800s में शुरू हुई थी, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स ओपन किए जहाँ पे इस तरीके के साइंटिफिक एनालिसिस हुआ करते थे। धीरे धीरे ये मॉडिफाई हुए और स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी बनी। स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी के बाद सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बनी। आज के टाइम पे इंडिया में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज 2 तरीके की हैं, स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज और सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। एक और लेबोरेटरी आती है जिसे हम कहते हैं मोबाइल फॉरेंसिक लेबोरेटरी, जो कि मूव कर सकती है उन एरियाज में जहाँ पे ना तो स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी है ना ही
सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी है। तो धीरे धीरे करके इन लेबोरेटरीज में भी एक्सपेंशन आएगा, कई सारी लेबोरेटरीज ओपन होंगी और ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। हम बात करें कि हमें ज़रूरत क्यों है फॉरेंसिक साइंस के रेवोल्यूशन की, या फॉरेंसिक साइंस पे ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है। आप सभी को पता ही है कि क्राइम दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं NCRB के डाटा की बात करूं तो 2017 में जो टोटल क्राइम्स थे वो 95,800 समथिंग थे। 2018 में ये बढ़ के 8 लाख हो गए। 2018 के बाद 2019 में ये 8,60,000 केसेस में कन्वर्ट हो गए। 2018 के बाद 2019 में 8,90,000 के आसपास केसेस आए। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी पीक टोटल क्राइम्स ने ली एंड 2020, 21, 22 और 23 में 55,10,000 के क्राइम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसी वजह से हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब जैसे जैसे फॉरेंसिक साइंस की ग्रोथ होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। अगर मैं बात करूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो डिफरेंट लेवल्स पे आप फॉरेंसिक साइंस पे काम कर सकते हैं। आप फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, साइंटिफिक एक्सपर्ट बन सकते हैं और एक्सपीरियंस के बाद सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भी बनेंगे। तो 2 कैटेगरी में मैं ब्रॉडली डिवाइड कर देती हूँ उन प्रोफेशनल्स की जो क्राइम सीन पे काम करते हैं और जो लैब में काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया वो सारे के सारे ऑफिसर जिन्हें हम इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर या क्राइम सीन ऑफिसर कहते हैं। वो क्राइम सीन पे जाते हैं, क्राइम सीन प्रोसेस करते हैं, क्राइम सीन प्रोसेस करने के बाद एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और लैब भेज देते हैं। अब आते हैं वो साइंटिस्ट जो कि लैब में काम करते हैं, वो असिस्टेंट्स जो कि लैब में एनालिसिस करते हैं। तो जो लैब में एनालिसिस करते हैं वो होते हैं लैब असिस्टेंट्स, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स या फिर आप उन्हें सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स भी बोल सकते हैं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है। तो आप एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप कोर्ट भी जाते हैं एज अ एक्सपर्ट विटनेस, क्योंकि आप फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हैं और आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस भी बनेंगे उन क्राइम्स में जिसमें आपने एनालिसिस की है। तो आपको कोर्ट भी बुलाया जाता है टू गिव एक्सपर्ट ओपिनियन। इसके अलावा अगर आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस पढ़ाना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अभी लिया जाएगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी बढ़ ही रही हैं और नई नई यूनिवर्सिटीज़ बढ़ेंगी फॉरेंसिक साइंस बेस्ड, ताकि हम वो उतना मैन पावर जनरेट कर सके जिसकी ज़रूरत है और उन्हें प्लेस कर सके भारत के अलग अलग एरियाज़ में, जहाँ पे वो एनालिसिस कर सके और हमारा कन्विक्शन रेट हाई हो सके और क्राइम्स कम से कम हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन फॉरेंसिक साइंस पढ़ना कैसे है, करना क्या होगा। तो फॉरेंसिक साइंस में आप BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। BSc ग्रेजुएशन लेवल सर्टिफिकेट है, MSc मास्टर लेवल सर्टिफिकेट है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। तो रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में। तो BSc 3 साल की होती है। इसके लिए आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं एंड इसके बाद आप BSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं, NFAT जो कि नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट है, जो कि NFSU के लिए होती है। इसके अलावा CUET UG सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे भी CUET UG के बेसिस पे आप डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं जो फॉरेंसिक साइंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए AIFSET की एग्जामिनेशन होती है। इसके अलावा MSc है। MSc करने के लिए आपको BSc करना ज़रूरी है। BSc आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, बट BSc होने की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने बैचलर ऑफ साइंस किया हो। अच्छा, 11th एंड 12th में आपको साइंस पढ़ना कंपलसरी है अगर आप BSc फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हैं। तो आप PCB भी ले सकते हैं, PCM भी ले सकते हैं या फिर PCMB भी ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप BSc फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ मास्टर्स की, MSc फॉरेंसिक साइंस की, तो MSc फॉरेंसिक साइंस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होता है BSc का। अगर आपने BSc फॉरेंसिक साइंस करी है तो ऑब्वियसली आप MSc फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, बट अगर आपने डिफरेंट सब्जेक्ट से BSc की है तो भी आप एलिजिबल हैं एडमिशन टेस्ट देने के लिए और आप फिर MSc में एडमिशन ले सकते हैं।
CUET PG के थ्रू भी आप डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस में MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए AIF ACET की एग्जामिनेशन होती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ये भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए, एंड रिवोल्यूशन क्यों आने वाला है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं हमें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फोरेंसिक साइंस की किसी भी फील्ड और किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी की क्लासेस, नोट्स अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.